चेहरा आपकी सेहत का दर्पण होता है। यह आपकी कई छुपी हुई बीमारियों के बारे में सूचित करता है। बस आपको इसे पहचान कर बचाव का रास्ता तैयार करना पड़ता है। और चेहरे के इन्हीं संकेतों के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे बिग बॉस के खास कार्यक्रम के। तो बात करते हैं बिग बॉस के कार्यक्रम के खास मेहमान डॉक्टर अदित गर्ग से। आपका स्वागत डॉक्टर गर्ग हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 की महामारी है, बॉडी के हर पार्ट्स पे इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। खास बात स्किन की, क्योंकि आप स्किन के विशेषज्ञ हैं। किस तरह के केस अभी सामने आ रहे हैं स्किन को लेकर? देखिए, जो कोविड महामारी है वो अलग अलग शरीर के हिस्सों पे असर डालती है ना। हमको ध्यान ये रखना है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आम बातें करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा अपने लिए रिलेवेंट हैं, पर्टिनेंट हैं। तो उसमें अपने को क्या करना है, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है कि भाई कोविड हमको हो ही नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि हम कुछ ऐसी सावधानियाँ रख सकते हैं और वो कुछ अलग हट के नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बहुत जतन करने पड़ेंगे कि हम कोविड से बच सकें। नहीं, इसमें हम सिंपल चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे कि एक हमको स्टीम इनहेलेशन करना बहुत ज़रूरी है। स्टीम इनहेलेशन में क्या करना होता है, एक भाप वाला एक भगोना लेके उसमें जैसे ही भाप बनने लगे हमें उसे इनहेल करना है 5 से 10 मिनट के लिए, सुबह से शाम, एक बार दोनों टाइम। दूसरी चीज़ हमको ध्यान ये रखनी है कि हम प्राणायाम को अपने जीवन में उतारें। प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ कोविड के प्रति पूरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी लाती है, जिसका मेडिकल साइंस से भी एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। हर प्राणायाम का जो आसन है वो मेडिकल साइंस से एक्सप्लेन्ड है। तो उसमें हम इसको ये ना समझें कि ये कोई बाबाओं वाला एक उपचार है, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत साइंटिफिकली प्रूवन क्रिया है जिसको हमें अपने जीवन में उतारने की अति आवश्यक ज़रूरत है। इसके अलावा हमें ध्यान ये रखना है कि हम एक अपना पोषण ऐसा रखें कि इम्यूनिटी शरीर की काफ़ी बढ़े, इतनी अच्छी हो जाए कि हमें कोविड जैसे तरह तरह के वायरसेस, तरह तरह के बैक्टीरिया, फंगस से भी एक राहत मिल सके। तो इसके अलावा मैं सिर्फ छोटे से मैं आपको बताऊंगा कि भी स्किन इन्फेक्शंस, स्किन पे बहुत तरह के दुष्प्रभाव कोविड के आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फेफड़ों का ध्यान रखना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का ध्यान रखना। और स्किन में हमको ये बातों का ध्यान रखना है, अगर हमारे रैशेज़ सिर्फ लाल दानों से बढ़कर कुछ हो रहे हैं तो हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, जिससे हम उस स्पेसिफिक बीमारी से निजात पा सकें। तो गर्मी के सीज़न में भी इसी तरह की बातों पे ध्यान रखना है? बिल्कुल। गर्मी अब बढ़ती जा रही है, तापमान हम देख रहे हैं 40 के पार जाके 45 छू रहा है, 50 छू रहा है। गर्मी में देखिए क्या नुकसान होता है। प्रॉब्लम यह है कि आता है हमको पसीना, और यही पसीना एक ऐसे कह सकते हैं डबल एज स्वॉर्ड, मतलब दो धारी वाली तलवार है, जो कि हमारा फ़ायदा भी करती है, हमारा नुकसान भी करती है। कैसे फ़ायदा कैसे करती है इसके बारे में बताता हूँ। पसीना हमारे लिए एक शरीर का जो टॉक्सिन है, जो खराब पदार्थ हमारे शरीर में रहते हैं, उसको निकालने में मदद करती है, एक चीज़। दूसरा, शरीर में गर्मी पैदा होती है। हर तरह का प्राणी अपना एक मैकेनिज़्म रखता है जिससे शरीर की गर्मी को बाहर निकालता है, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बना के रखने के लिए। इंसान के लिए वो पसीना है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि पसीना निकलना चाहिए शरीर से। ऐसा नहीं कि जिसको पसीना नहीं आता वो बहुत सुखी जीवन है, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत ज़रूरी है कि पसीना निकले। अब मैं आता हूँ इसका दुष्प्रभाव जो पड़ता है। पसीना एक ऐसा वातावरण बनाता है हमारी चमड़ी पे, जो इन्फेक्शंस जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, दाद वाले जो कीटाणु हैं और वायरस है, इस तरह के मनमान तरीके के ऑर्गेनिज्म को एक वातावरण देता है पनपने के लिए। तो हमको यही सावधानी रखनी है कि पसीना हमको आए तो सही, लेकिन उसका सफाई क्लियर होती रहे। सुबह और शाम 2 टाइम नहाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सूती और ढीले कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, जिससे हवा अच्छी लगे, पसीना सूखे और इकट्ठा नहीं रहे। अगली चीज़, एक आखिरी, उसमें कि हमें कपड़े ऐसे पहने हैं कि सूती हो और कॉटन के या फिर अपने खादी के हों, इनका ध्यान रखें। डॉक्टर, जो आलोक गर्ग हॉस्पिटल है उसमें किस किस तरह की फैसिलिटी मिलती है, उनके बारे में बताएं। ठीक है। आलोक हॉस्पिटल एक एडवांस सेंटर फॉर स्किन, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी है। इसका मतलब कि हम उन स्पेशलिटी पे ध्यान देते हैं जो कि कंसर्न्ड होता है
चमड़ी के रोगों से, जिसमें कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, जिसको हम एस्थेटिक प्रॉब्लम्स ही बोलते हैं, उसके जो भी उपचार लेना चाहते हैं उससे। और अगला प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में भी अलग अलग तरह की सर्जरीज आती हैं, जिसमें कटा होठ तालू से लेके बर्न के ग्राफ्टिंग वगैरह, स्किन ग्राफ्टिंग होती है, हाथों की चोटें, चेहरे की चोटें, हड्डियों, कुछ चेहरे और हाथों की हड्डियों के फ्रैक्चर वगैरह हो गए। इसके अलावा लाइपोसक्शन एक प्रोसीजर होता है, जिसमें हम शरीर का अनावश्यक जो फैट है उसे कम करते हैं, सोख के निकालते हैं। फैट इंजेक्शन, चेहरे में या शरीर में कहीं भी एक एसिमेट्री होना कि भाई आधा भाग दूसरे भाग से नहीं मिलता है, उसमें एक कॉन्टूरिंग, बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो किया जाता है। फिर स्कार्स, मतलब कि पुरानी चोटों के निशान हैं, तरह तरह के अपने पिगमेंटेशंस होते हैं, उनके लिए भी अपन प्रोसीजर्स करते हैं। और उसमें आलोक हॉस्पिटल क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारा जो सूचरिंग का तरीका है वो बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि उसमें हम मिनिमम टू मिनिमम स्कार देते हैं, जिसमें जो करीब करीब दिखता भी नहीं है, और इसको हम स्कारलेस सर्जरी भी कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो आलोक हॉस्पिटल पहला है अपने हाड़ौती क्षेत्र में जो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैं आपको एक और नई चीज़ बताना चाहूँगा जो आलोक हॉस्पिटल में पहली बार शुरू हुई है, और इनफैक्ट हाड़ौती एवं राजस्थान में भी शुरुआती लोगों में हैं हम, जिसमें हमने शुरुआत की है, वो है सफ़ेद दाग की सर्जरी। सफ़ेद दाग, जिसको हम विटलाइगो के नाम से भी जानते हैं, ये एक छुआछूत की बीमारी मानी जाती है। ये बड़े लंबे समय से इसको एक स्टिग्मा माना जाता है, एक पूरी सोसाइटी का बड़ी नीची नज़रों से देखा जाता है सफ़ेद दाग। लगता है कि सफ़ेद दाग पर भी मैं आने वाली थी आपके हाँ जी, पास हाँ जी। कि ट्रीटमेंट कितना चेंज इसका हुआ है, और आपके यहाँ पर ख़ास तरीके से ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि एलोपैथी के लिए लोगों में भ्रम रहता है कि सूटेबल नहीं होती है। तो क्या पूरी तरह से 100% ट्रीटमेंट है इसका? जी, तो मैं इस सवाल को दो भाग में डिवाइड करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि इसका पूरी तरह से संपूर्ण इलाज पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमको हर सफ़ेद दाग को परखना पड़ता है कि उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना पॉसिबल है, कितना नहीं। लेकिन ये बिल्कुल मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि इसको करीब करीब जड़ से मिटाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। और ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक सफ़ेद दाग वाले इंसान के साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसे छुएंगे तो ये आपको भी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये भी माना जाता था कि अगर माँ बाप को सफ़ेद दाग की बीमारी है तो बच्चों को भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बहुत मिनिमल सा परसेंटेज होता है, जेनेटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें हमने देखा गया है कि हाँ बहुत मामूली सा एक लिंक होता है, लेकिन उसको हम कंसिडर ना ही करें तो बेहतर है। अब सर्जरी का मैं आपको बताता हूँ। सर्जरी जो विटलाइगो की होती है, इसमें एवोल्यूशन हुआ है, मतलब ये समय के साथ में बदलाव आए हैं इसमें। और आज के टाइम पे इसमें एक बड़ी स्पेशल सर्जरी होती है, जिसमें हम ग्राफ्टिंग के साथ में उसे एक जेल में कन्वर्ट करके चमड़ी पे लगाते हैं, और उससे संपूर्ण तरह से कलर आ जाता है चमड़ी का। आपने जेनेटिक की बात की है, तो स्किन में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो जेनेटिक की सामने आती है? स्किन में इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा बीमारियां जो कि जेनेटिक ट्रांसफ़र होती हैं। जेनेटिक बीमारियों का ऐसा है कि 50% से ज़्यादा बीमारियां जेनेटिक का कई बार ट्रीटमेंट नहीं होता है। अभी हमारी जो मेडिकल साइंस है वो इस चीज़ में एक तरह से लैकिंग है, मतलब वो हर जेनेटिक बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई है। ये एक एवर प्रोग्रेसिंग, एवर इवॉल्विंग ब्रांच है साइंस की, मेडिकल साइंस की। तो इसमें वृद्धि हो रही है, और धीरे धीरे मैं आशा करता हूँ कि बहुत तरह की जेनेटिक बीमारियाँ जो स्किन में आती हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेनेटिक बीमारियों के साथ ये है कि वो देखने में बड़ी ख़राब लगती हैं। देखने में ख़राब लगने की वजह से एक बुरा असर बनता है, एक बच्चे के अपब्रिंगिंग पे, उसके स्कूल लाइफ पे बड़ा असर पड़ता है। तो इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जेनेटिक बीमारियां कभी भी छुआछूत से फैलती नहीं हैं, और उसमें हमें एक नवजात शिशु से लेके उसके बड़े होने तक पे बहुत प्यार से, बड़े एक लविंग एनवायरनमेंट में उसको पालना चाहिए, जिससे उसके दिमाग पे ये असर नहीं रहे कि ये मेरे को मेरे मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचने से रोक रही है बीमारी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्किन की जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं वो दिमाग पे असर नहीं डालती।
छोटी उम्र से ही देखा जा रहा है कि गंजापन खासकर युवाओं को सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से काफ़ी अधिक मानी जाती है। क्या कारण सामने आ रहे हैं इसके? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बड़ा पर्टिनेंट है अपने आज के समाज से लेके। बालों का झड़ना इतना कॉमन हो गया है कि मैं अगर आपको आंकड़ों की बात करूं तो मर्दों में, मेल्स में ये देखा गया है कि 75 से 80% लोग जो मेल्स हैं उनको बाल झड़ने की प्रॉब्लम से वो कभी ना कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। महिलाओं में ये थोड़ा सा कम है, मैं 35 से 40% कहना चाहूँगा। तो अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही हमको महसूस होता है कि बाल झड़ना चालू हो रहे हैं, हमें जल्द से जल्द उसका इलाज लेना है। हम इसमें अधिकतर देरी कर देते हैं, हम इसमें घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, होम्योपैथी की तरफ देखते हैं, कई तरह के अपने खुद के यूट्यूब के वीडियोस देख के, इधर उधर के वीडियोस देख के, फॉरवर्ड्स देख के इलाज चालू कर देते हैं। हमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है, बाल जो है वो है चमड़ी के अंदर, उसकी रूट, जड़। अगर जड़ मजबूत होगी, जड़ को अच्छा पोषण मिलेगा, उस पर हार्मोन का असर अगर कम होगा तो बालों की वृद्धि, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बस इसी बात का हमें एक बेसिक रूल बना के उसके लिए एक उपचार चालू करना है जो कि पोषण दे जड़ों को, जो कि बाल के अंदर है। उसमें आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं जो कि बालों के लिए आते हैं बहुत। और इसके अलावा हार्मोन का असर होता है, अपने शरीर में हार्मोन्स होते हैं जो कि अपने तरह तरह की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बालों को झड़ने में भी हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसका दुष्प्रभाव बाल की जड़ पे हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और कंसल्टेशन लेना चाहिए। और आखिरी चीज़, एक मिथ्या क्लियर करना चाहूँगा कि तेल लगाने का हमने बहुत सुना है कि तेल लगाने से बालों में ग्रोथ होती है, तेल लगाने, ये वाला आंवला लगाएं, शिकाकाई और ये पैराशूट है, तरह तरह के तेल हम लगाते हैं। बड़ा सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। तेल लगाने से हमारे सिर्फ जो बाल की जो स्ट्रैंड है, जो कि शाफ्ट है, जो हमें बाहर दिखता है ब्लैक, सिर्फ उस पर एक स्मूथनेस आती है, एक शाइन आती है, उसके लिए अच्छा है, मॉइस्चराइज के लिए। लेकिन स्कैल्प पे, खोपड़ी में जो हम तेल की मालिश करते हैं, उसमें तेल से नहीं बल्कि मालिश है उससे फ़ायदा आता है। क्यों? क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन, खून का रिसाव बढ़ता है और वो हमारे न्यूट्रिशन को बालों की जड़ तक पहुंचाता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मालिश करनी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, तेल की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। दूसरी चीज़, मेहंदी को लेकर भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है क्योंकि गर्मी का सीज़न है और अमूमन चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी मेहंदी का उपयोग करते हैं। तो क्या लगता है कितनी कारगर साबित है? क्योंकि कई ब्यूटिशियंस इस बात को नकारते हैं कि मेहंदी बालों के लिए सही नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ऐसा है, मेहंदी का लगाना ख़राब नहीं है, लेकिन आजकल जो हमें मेहंदी मार्केट में मिलती है उसमें तरह तरह के मिलावटें हैं। उसमें इस तरह की मिलावटें की जाती हैं जिससे वो बालों पे ज़्यादा देर टिके, उसका रंग, ऐसे रंग मिलाए जाते हैं जिससे बालों के रंग वैसा मिले जैसा कि एक पब्लिक चाहती है, कस्टमर्स जैसा चाहते हैं जी। लेकिन ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे बालों को रूखा, बेजान और कमज़ोर बनाते हैं। तो अगर हमको एक प्योर मेहंदी मिले जो कि एब्सोल्युटली नेचुरल हो, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो वो पैराबेन्स होते हैं, कुछ सल्फेट्स होते हैं, इस तरह के केमिकल्स हमारे आम तौर पे हेयर कलर्स में भी मिलते हैं। ये चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे जो कलर है वो बाल पे ज़्यादा लंबे टाइम टिके, लेकिन उसके दुष्प्रभाव अपने खुद के हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेहंदी लगाना ख़राब बात है, लगानी चाहिए, लेकिन उसके एवज में अब क्योंकि साइंस इतनी, मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, इस तरह के कंपाउंड्स बनाए गए हैं जो कि मेहंदी वाला काम भी करते हैं, एज़ वेल एज़ अपने बालों के लिए भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो उसके लिए आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, तरह के आप अगर जांच पड़ताल करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि बालों के लिए कम्प्लीटली सेफ़ भी हैं और अपनी बेजाना होने वाली दिक्कत, रूखे होने वाली दिक्कत, कमज़ोर होने वाली दिक्कत ये नहीं होती, तो यूज़ कर सकते हैं। कॉस्मेटिक की ही बात हो रही है तो स्किन के लिए भी आजकल कॉस्मेटिक का चलन काफ़ी बढ़ने लगा है, खासकर महिलाओं का तो ट्रेंड है ही, पुरुषों में भी इसका ट्रेंड होने लगा है। तो कितना ये
कारगर है ये ट्रीटमेंट? देखिए, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स एक अथाह सागर है। इसमें हम तरह तरह की बातें कर सकते हैं। अब पिगमेंटेशन हो गई, फिर झुर्रियाँ पड़ना, गड्ढे पड़ना, आँखों के चारों तरफ कालापन आना, फिर स्कार्स हो गया, वो भी इसमें ही आता है। कानों के कई बार कुंडल बड़े होना, वो भी एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। फिर इस तरह के इनफैक्ट बालों का झड़ना भी एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही है। तो इसमें हमको एक बहुत वाइड अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, जिसमें हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जिससे हमको पीड़ा होती है, जिससे हमको प्रॉब्लम होती है, हमें सोशल एंग्जाइटी रहती है। मतलब हम अगर इसको ठीक कर लेंगे तो हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही है, पुरुषों के साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत देखी गई है कि उनमें अगर एक्ने आ रहा है कि भाई पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, या फिर बाल काफ़ी झड़ गए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो हम उसको अगर ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ये बिल्कुल करना चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए कारगर है। कई ब्रांडेड चीज़ें होती हैं जिसको देखकर उसकी ओर रुख किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एहतियात बरती जाए? जी, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं तरह तरह के आते हैं, हर चीज़ के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के 15, 20, 25 ब्रांड्स हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है, उनमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी एक कॉकटेल ट्रीटमेंट होता है। यानी कि उसमें हर तरह के कंपाउंड्स डाल दिए जाते हैं कि भाई इससे ये भी होगा, इससे आपकी झुर्रियाँ भी जाएंगी, इससे आपके कालापन भी कम होगा, इससे ग्लो भी आएगा, इससे सफ़ेदी भी होगी, इससे स्किन की ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पॉसिबल नहीं होता है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, एक तरीका है कि लुभाने का अपने कस्टमर्स को। तो हमें बस अपनी मेन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसके लिए एक या दो बार भी हम एक अच्छे किसी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ले लें, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो गए, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, इनसे एक ओपिनियन लेके कि भाई हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, उसका अगर कंसल्टेशन करेंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक चीज़ हमारे दर्शकों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे प्रोडक्ट जो भी हम लें उसमें एक चीज़ ज़रूर देखें कि उसमें नॉन कोमेडोजेनिक ज़रूर लिखा हुआ हो। नॉन कोमेडोजेनिक लिखा होने का मतलब है कि वो एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जो कि हमारे स्किन पे जो पोर्स हैं, छिद्र हैं, उनको ब्लॉक नहीं करता। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। इसके अलावा स्किन हर इंसान की अलग है, तो अलग स्किन पे हर प्रोडक्ट को भी हमें स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हर स्किन पे कारगर हो या फिर सबको फ़ायदा करे, ऐसा नहीं होता। ये ऑल इन वन वाली चीज़ें पे हम ना जाएं तो ये अच्छा है। सब PRP ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। PRP ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आजकल चलन में है, और इसके लिए काफ़ी मिथ्या है, बहुत अनरेस्ट है, लोगों में नॉलेज नहीं है कि PRP कब कराना चाहिए, किस कंडीशन में अच्छा होता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन लोगों के बाल इतने झड़े हुए हैं कि उनको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लेकिन वो PRP की तरफ एक ऐसी उम्मीद से आते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट जैसा रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। PRP उन लोगों में कारगर है जिनको ग्रेड 2, 3 या 4 एक हमारी ग्रेडिंग होती है बॉल्डनेस की, गंजेपन की, तो उसमें 2, 3 या 4 वाली जो बॉल्डनेस होती है उनमें फ़ायदा देता है। PRP में करते क्या है, ये इससे नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये आपकी ही बॉडी का ट्रीटमेंट है। आपकी बॉडी से जैसे अपन एक पैथोलॉजिस्ट ब्लड निकाल के उसको करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसमें भी ऐसे किया जाता है, ब्लड निकाल के उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और एक तरह का कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है। उस कॉन्सेंट्रेट में अपने खून के वो कण हैं या प्लेटलेट्स जो सेल्स होते हैं वो हैं, जो कि आम भाषा में मैं खाद बोलूँगा, जो खाद निकालते हैं हमारे इन प्लांट्स के लिए जो कि हमारी खोपड़ी पे हैं। तो बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो, उसे हम ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं जो बालों की जड़ में जाके एक बूस्ट देते हैं, एक ग्रोथ करते हैं। जैसे कि हम खाद डालते हैं हमारे पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, वही काम इन ग्रोथ फैक्टर्स का है हमारे बालों की जड़ के लिए। तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ PRP नहीं, साथ में 2-3 चीज़ें मिला के जब कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है उससे फ़ायदा मिलता है जी। कि कई बॉडी में कई कमियां होती हैं जिनकी वजह से भी स्किन प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कौन से संकेत है जिनसे पहचाना जा सके कि
बॉडी में इन चीज़ों की कमी है, कई विटामिन की भी कमी होती है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स का ही अधिकतम देखा गया है कि कमी की वजह से प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये एक बहुत ज़रूरी विटामिन है। एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें तरह तरह के विटामिन्स आते हैं, B1 से लेकर 12 तक। और ये सारे विटामिन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि स्किन के जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसमें इनका बहुत अहम रोल होता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की कमी से कमज़ोर बनती है स्किन, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें दाग धब्बे पड़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं और इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी एलर्जीज़ जल्दी से हो जाएंगी, सूरज का दुष्प्रभाव पड़ेगा, कालापन आएगा। दूसरा, तरह के मिनरल्स जैसे कि जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, आयरन है, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स की कमी से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, एलर्जीज़ होती हैं, इम्यूनिटी वीक होती है जिससे इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, बालों का झड़ना बहुत आम है, जिंक है, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब की कमी से। डॉक्टर, अगर आपने इतनी कम उम्र में आज जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सामाजिक सरोकार से भी जुड़कर कई निःशुल्क कैंप आपने किए हैं। क्या कहना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर डॉक्टर गर्ग हैं क्या? देखिए, तो थोड़ा शर्मिंदगी वाला सवाल है। अभी बहुत कुछ हासिल करना बचा है, अभी तो हमारी एक शुरुआत है और हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। मैं मेडिकल फील्ड में आया अपने फैमिली की वजह से। मेरे फादर डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जन। उन्हीं की वजह से मेरे को हमेशा से इसमें एक इंटरेस्ट था मेडिकल फील्ड में, और ये डर्मेटोलॉजी भी फील्ड मेरी इसीलिए मेरे फादर की स्पेशलिटी से लिंक्ड है और मेरे को इसमें हमेशा से इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने इसको चुना। मैंने अपना MBBS किया मणिपाल से, कर्नाटक में। फिर 2 साल दिल्ली में रह के मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ से करी और उसके बाद एक फेलोशिप करी जो कि कॉस्मेटोलॉजी है, डर्मेटो सर्जरी है और लेजर्स के लिए, वो बैंगलोर से थी। उसके बाद थोड़ा जब एक्सपीरियंस आ गया कि कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे पेशेंट्स से हमें डील करना होता है, कैसे हमें अपनी बेस्ट सर्विस देनी है पेशेंट्स को, ये सीखने के बाद मैं कोटा आया और आज मेरे को इस बात का एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने मैक्सिमम पेशेंट्स को संतुष्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि आगे मैं अपने इस संतुष्टि वाले परसेंटेज को और बढ़ाऊँ और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हम दे सकें। मेरा एक बहुत बड़ा मकसद कोटा वापस आने का ये था कि हमारा एक विजन है कि हम कोटा में वो सुविधाएं दें, वो फैसिलिटीज़ दें जिसकी वजह से पेशेंट्स को कई बार बाहर बड़े शहरों में जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ जो हैं उसमें हम वो सुविधाएं दें जो Tier 1 सिटीज़ में, जिससे लोगों को वो आपत्ति पीड़ा नहीं उठानी पड़े कि उनको एक छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स के लिए, कुछ अलग नए उपचार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो हम वो सब चीज़ें उनके लिए यहाँ कोटा लेके आना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। इसी वजह से हम फ्री कैंप्स करते हैं आसपास के रूरल एरियाज़, छोटे टाउन्स, उन सब जगह में कैंप्स करते हैं, जैसे कि नैनवा, बूंदी, बारा, रावत भाटा, इटावा, श्योपुर, सब जगह हम ट्रैवल करके कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे और वो जागरूक हो। सर, लोगों में एक आम जो समस्या सामने आ रही है, वो घरों से निकल नहीं सकते। लॉकडाउन है और कोविड का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। बीमारी अपनी जगह पर है, कैसे कंसल्ट करें, कैसे डॉक्टर से बात करें? देखिए, दुविधा तो है, निकलना तो मुश्किल हो रहा है। तो अब हमारे पेशेंट्स का भी इस चीज़ पे बड़ा सवाल था कि सर हम दिखाना चाहते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है स्किन के लिए, हम क्या आगे ट्रीटमेंट फॉलो करें, ये कैसे सवाल, इस तरह के सवाल आते थे। तो इसी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसी सुविधा स्टार्ट करी है जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के रूप में है। इसमें हम कुछ नंबर प्रोवाइड करेंगे, एक ऐप भी हम एक प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी अपनी स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे बालों की दुविधा, चेहरे की स्किन की, किसी भी तरह की बॉडी की स्किन की कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और उस पर हम पूरा एक
परामर्श करके, आपसे समझ के, आपसे हम फ़ोटो वीडियो के ज़रिए बात करके और कॉल पे बात करके, फ़ोन पे पूरा डिस्कस करके हम आपको एक उपचार, एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो माना जा सकता है कि बेस्ट तरीका हो सकता है वाकई? बिल्कुल हो सकता है। अब सिचुएशन ही ऐसी है, हम अगर सामने बैठ के नहीं देख सकते तो टेक्नोलॉजी ने हमें ये एक उपचार दिया है कि हम इस तरीके से अपने पेशेंट्स को केटर कर सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक दिए हुए एक नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? दर्शकों के लिए एक मैसेज मेरा ये है कि स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है बॉडी का, तो इसका ख्याल रखना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। तो हमें इसको शुरुआत से ही एक हेल्दी अप्रोच रखनी चाहिए, और किसी भी तरह की अगर इसमें दुविधा है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो हम जल्द से जल्द एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्मेटोसर्जन से ही कंसल्ट करें। हम ये ना करें कि मेडिकल काउंटर पे जाके कि दांत की एक दवाई ले ली, पिगमेंटेशन की दवा ले ली, कि बाल झड़ने की कोई दवा दे दो, वो काम नहीं करना। हमें क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना।